बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की 5th एपिसोड के साथ मैं जफर नकवी आपकी खिदमत में हाजिर हूं। गुज़श्ता वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि पाकिस्तान की आइन साज असम्बली को आइन साजी के सिलसिले में कौन से चैलेंजेस दरपेश थे। आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी करारदादे मकासद की। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में एक लैंडमार्क की हैसियत रखती है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उस वक्त के वजीर आजम नवाबजादा लियाकत अली खान ने 7 मार्च 1949 को दस्तूर साज असम्बली में टेबल की और 12 मार्च 1949 को असम्बली ने इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया। इस रेजोल्यूशन में बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के ब्रॉडर प्रिंसिपल्स डिफाइन किए गए थे। यानी जब जो भी पाकिस्तान का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, जो आइन बनेगा, उसके बेसिक पिलर्स क्या होंगे, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होंगे। बुनियादी तौर पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का आइडिया हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस से लिया था। हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया कि जुलाई 1946 में इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस हुए पूरे इंडिया के लिए और 9 दिसंबर 1946 को उसका पहला सेशन हुआ जिसका मुस्लिम लीग ने बायकॉट किया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक रेजोल्यूशन मूव की जिसका नाम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। इसमें यह बताया गया था कि जब इंडिया आजाद होगा तो उसका जो आइन बनेगा उसके प्रिंसिपल्स क्या होंगे। तो आप ये देख लें कि 1949 में ही इंडिया के कयाम से पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास कर ली थी और 1949 में उन्होंने अपना आइन बना भी लिया और 26 जनवरी 1950 को इंप्लीमेंट भी कर दिया। तो आइन साजी के सिलसिले में हम इंडिया से कितना पीछे थे इससे आपको आइडिया हो जाएगा। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का बुनियादी क्रक्स ये था कि जो पाकिस्तान का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो जमहूरी और इस्लामी असूलों पे मबनी होगा। यानी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम पाकिस्तान में इंप्लीमेंट किया जाएगा वो डेमोक्रेटिक सिस्टम इस्लामिक प्रिंसिपल्स को भी इनकॉर्पोरेट करेगा। इसकी जो प्रोविजंस थी वो कुछ इस तरह से थी कि सबसे पहले तो ये कहा गया, ये एक्नॉलेज किया गया कि जो सॉवरेनिटी है, जो अल्टीमेट पावर है, जो इक़्तिदार आला है पूरी यूनिवर्स पे वो अल्लाह ताला के पास है। ये ओपनिंग लाइन थी। इससे पाकिस्तान के फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन का जो इस्लामिक करैक्टर था वो एस्टेब्लिश हो गया। ये बात तय हो गई कि पाकिस्तान का जो आइन बनेगा वो इस्लामी असूलों पे मबनी होगा। फिर इसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्योंकि लोगों की नुमाइंदा है वो पाकिस्तान का आइन बनाएगी और इस आइन में जो बेसिक प्रिंसिपल्स होंगे, डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत, फ्रीडम यानी आज़ादी, इक्वालिटी यानी बराबरी, मुसावात, टॉलरेंस, बर्दाश्त और सोशल जस्टिस यानी समाजी इंसाफ, तो ये आइन के बुनियादी प्रिंसिपल्स होंगे। मुसलमानों की हौसला अफजाई की जाएगी कि वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजार सकें। उसके साथ साथ जो माइनॉरिटीज़ होंगी, जो अक़लियतें हैं, उनको भी अपना मज़हब जो है उसको प्रोफेस करने की, अपनी मजहबी तालीमात पे अमल करने की आज़ादी होगी। उसके बाद एक और जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक प्रिंसिपल सेट हुआ कि पाकिस्तान में फेडरल सिस्टम होगा। जो करंट टेरिटरीज हैं या जो फ्यूचर टेरिटरीज हैं उन पे मुश्तमिल फेडरेशन बनाई जाएगी, यूनिटरी सिस्टम नहीं होगा। तो ये भी एक बड़ा प्रिंसिपल सेटल हो गया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स भी होंगे, बुनियादी हुकूक होंगे जिनमें इक्वालिटी बिफोर लॉ है, जिनमें सोशल जस्टिस है, पॉलिटिकल एंड जस्टिस है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ फेथ है, वर्शिप है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है और पब्लिक मोरालिटी है। ये राइट्स जो हैं वो लोगों को दिए जाएंगे। उसके बाद ये है कि जो अक़लियतें हैं, बैकवर्ड और डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, उनकी जो इंटरेस्ट हैं, उनके जो मफादात हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। उसके बाद यह है कि जो पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, पाकिस्तान की यानी सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा।
स्टेट की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को प्रिजर्व किया जाएगा। और ये सारे मेजर्स इसलिए लिए जाएंगे कि पाकिस्तानी जो हैं वो अक़वाम आलम में अपना ड्यू प्लेस एक्वायर कर सके, अपना जो असल मकाम है वो हासिल कर सके और दुनिया और इंसानियत की तरक्की के लिए अपना रोल प्ले कर सके। असेंबली के जो नॉन मुस्लिम मेंबर्स थे उन्होंने इस रेजोल्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स मुतारिफ करवाई। ये अमेंडमेंट्स जो है इनको ब्रॉडली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो अमेंडमेंट्स जिसमें इस रेजोल्यूशन का जो इस्लामिक करैक्टर था उसको जो है वो ख़त्म करके सेक्युलर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात की गई। और दूसरी टाइप ऑफ अमेंडमेंट्स वो थी जिसमें माइनॉरिटीज के लिए ज्यादा राइट्स की बात की गई। तो उन अमेंडमेंट्स पे वोटिंग हुई। 10 वोट्स जो हैं वो अमेंडमेंट्स की फेवर में आए, 21 वोट अमेंडमेंट्स के खिलाफ आए। और ये 10 वोट जो फेवर में आए वो सारे नॉन मुस्लिम मेंबर थे और जो अगेंस्ट आए वो मुस्लिम मेंबर्स थे। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में के जो वोटिंग हुई उसमें जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो कम्युनल लाइंस पे, मजहबी बुनियादों पे तकसीम हो गई। हामिद खान साहब अपनी किताब कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के पेज नंबर 63 पे ये लिखते हैं आखिरी पैराग्राफ में कि दस्तूर साज असेंबली का मजहबी बुनियादों पे तकसीम होना एक अनफॉर्चुनेट आउटकम थी। जो नॉन मुस्लिम मेंबर्स ने अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस करवाई थी उनमें कुछ अमेंडमेंट्स ऐसी भी थी जो कि रीजनेबल थी और उन पे कंप्रोमाइज किया जा सकता था। उनके अपने अल्फाज में, इट इज अनफॉर्चुनेट दैट देयर वाज अ डिवीजन ऑन द रेजोल्यूशन ऑन कम्युनल लाइंस। Muslim members voted against the amendments and non-Muslim members voted for the amendments. One cannot escape the conclusion that resolution might have sown the seed of suspicion, alienation and distrust amongst the minorities against the majority. यानी जो हमारे गैर मुस्लिम भाई थे उनकी जो मेजॉरिटी, मुस्लिम मेजॉरिटी के अगेंस्ट जो उनकी एक डिसग्रंटलमेंट थी, मिसगिविंग्स थी, उनका आगाज इस रेजोल्यूशन के पास होने से हुआ। It might have been more prudent to accept some of the amendments proposed by the members representing the minorities in order to reach an understanding with them so that resolution could have been passed by consensus. अगर minorities की जो amendments उन्होंने propose की थी उनमें जो reasonable amendments थी, कुछ compromise कर लिया जाता दोनों साइड से और ये इत्तफाक़ राय से, कंसेंसस से अगर ये रेजोल्यूशन अप्रूव हो जाती तो ये पाकिस्तान के लिए एक गुड ओमन होता, एक नेक शगुन होता। It cannot be denied that some of the proposed amendments were quite reasonable and moderate, and their point of view ought to have been accommodated in larger national interests. तो ये व्यू है हामिद खान साहब का, स्पेशली जो माइनॉरिटीज़ की रिजर्वेशंस थी उनको बिल्कुल अकोमोडेट नहीं किया गया। अगर हम इस पे रिस्पांस की बात करें तो ओवरऑल जो पब्लिक रिस्पांस था वो बहुत पॉजिटिव था। पाकिस्तान के जो मेजर अखबारात थे जिनमें डॉन है, नवाए वक्त है, ज़िम्मेदार है, सफ़ीना, सिंध ऑब्जर्वर, अंजाम, जंग, अल वहीद, वतन और हिलाल पाकिस्तान, इन तमाम न्यूज़पेपर्स ने इस करारदाद के पास होने को एक तो अप्रिशिएट किया, इसे पाकिस्तान की आइनी तारीख का संगे मील करार दिया, और उसके साथ साथ तमाम अखबारात ने एक ही इदारिया लिखा, एक ही एडिटोरियल लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि ये करारदाद इस्लाम के जौहर को पेश करती है। इसका मकसद आज़ादी और मजलिस अमल की बुनियादों पर एक मजबूत और बाहम पैवस्ता हुकूमत करना है। करारदाद की दफात की रूह से हुकूमत की ये ख़ास कोशिश होगी कि वह मुल्क में तालीम और ज़िंदगी के मेयार को इस हद तक बुलंद कर दे कि तबकाती इख्तियारात ख़त्म हो जाएँ और गुर्बत और अफलास नापैद हो जाए। लेकिन उस वक्त के जो दो मेजर अखबार थे, एक पाकिस्तान टाइम्स और एक अमरोज़, इन्होंने इस करारदाद पे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और बेसिकली वही ऑब्जेक्शन था कि अगर इसको यूनानिमसली अप्रूव किया जाता तो वो मुल्क के लिए ज़्यादा बेहतर होता। बहरहाल इस करारदाद पे जो रिजर्वेशंस हैं अपनी जगह, लेकिन
ये पाकिस्तान में, जैसे मैंने शुरू में कहा कि पाकिस्तान में लैंडमार्क की हैसियत रखती है, संग मील की हैसियत रखती है पाकिस्तान की आईनी तारीख में, क्योंकि इसमें पाकिस्तान के फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन का एटलीस्ट रोड मैप क्लियर हो गया। वो जो कंट्रोवर्सीज हमने शुरू में डिस्कस की थी, उनमें काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज जो है वो सेटल हो गई और आइन साजी का मरहला आसान हो गया। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में एक इसी आइनी सफ़र की जो अगली डेवलपमेंट्स हैं उनके साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अभी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।